गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी आपको प्रॉपर? एम आई ऑडिबल टू यू? कंफर्म करिए प्लीज। ग्रेट। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने इनिशियल पार्ट आपका फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाने का कर लिया था। आपने जार्स ऐड कर ली थी, आपने पैकेजेस बना लिए थे, आपने उन पैकेजेस को प्रॉपर नेमिंग भी दे दी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अगले स्टेप पे चलें, जो लास्ट लेक्चर में हमने पैकेज बनाए थे उनमें से एक पैकेज जो हमारा बीन्स पैकेज है, उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं हमारी पहली स्प्रिंग बीन क्लास। याद रखिएगा, जो फर्स्ट एग्जांपल मैं कर रहा हूं उसमें हम कोई डीआई एज सच नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक क्लास बनाएंगे और हम देखेंगे कैसे स्प्रिंग हमारे लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करेगा, कैसे स्प्रिंग हमारे लिए उस क्लास के लिए इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करेगा। अभी हम इतना करेंगे, उसके बाद फिर हम और क्लासेस यूज करेंगे, आपस में इनका डिपेंडेंसी रखेंगे और फिर देखेंगे स्प्रिंग कैसे एक क्लास के ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का डीआई करता है। फिलहाल अपन बीन्स पैकेज में चलते हैं और हमारे बीन्स पैकेज में एक क्लास बना देते हैं। क्लास का नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, फिनिश। ठीक है, इनसाइड द स्टूडेंट क्लास अपन रखते हैं दो इंस्टेंस वेरिएबल्स। एक का नाम मैंने रखा रोल और एक का नाम मैंने रखा नेम। रोल ऑब्वियस सी बात है इंट टाइप का होगा, नेम ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बना रहा हूं एक कंस्ट्रक्टर। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि हम इस बात को प्रूफ करना चाहेंगे वाया कंस्ट्रक्टर कि स्प्रिंग हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्लास का क्रिएट कर रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यस और नो? होगा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये टेक्स्ट अपने आप प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट बीन क्रिएटेड। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं चाहूंगा स्प्रिंग ही मेरे लिए इन दोनों को इनिशियलाइज भी करे, और इसके लिए अपन क्लास में इनके प्रोवाइड कर देते हैं सेटर्स और हमारे लिए प्रोवाइड कर देते हैं गेटर्स। अच्छा, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं एसटीएस तो मैं बता दूं कैसे आप सेटर गेटर जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी क्लास को सेलेक्ट कर लें या सेलेक्ट ना भी करें, कहीं भी इस क्लास पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके आप सोर्स पे जाएं। सोर्स पे जाने के बाद आपको यहां मिलेगा जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम फील्ड। इसको क्लिक करेंगे तो आप जैसा कहेंगे वैसा कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएगा। अगर आपको सेटर गेटर जनरेट कराने हैं, अगेन राइट क्लिक करिए, सोर्स में जाइए और सेलेक्ट कर लीजिए जनरेट गेटर एंड सेटर। बता दीजिए कौन कौन सी फील्ड के गेटर सेटर आपको चाहिए। तो मुझे दोनों के चाहिए, तो मैं सेलेक्ट ऑल करूंगा एंड आई क्लिक ऑन जनरेट। द मोमेंट आई क्लिक ऑन जनरेट आई गेट टू सेटर्स एंड टू गेटर्स फॉर दीज इंस्टेंस वेरिएबल। इतना क्लियर? वेरी गुड। तो ये आपने बीन क्लास बना ली। अगर आप स्टेप्स याद करें तो जो 7 स्टेप थे उसमें से क्या क्या हो गया? जो 7 स्टेप थे अगर उनको हम फिगर आउट करें तो हमने जार फाइल डाउनलोड कर ली, हमने जावा प्रोजेक्ट बना लिया, हमने जावा प्रोजेक्ट में जार ऐड भी कर ली, और अब हमने अपनी पोजो या बीन क्लास भी बना ली है। अब आते हैं अपन अगले स्टेप पे, जो है स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना। आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो मुझे एक वर्ड में बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन इन स्प्रिंग? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। अच्छा चलिए, एक सेंटेंस में बताइए, एक वर्ड में ना सही, एक सेंटेंस में बताइए कॉन्फ़िगरेशन मतलब। ओके फूल सागर, थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्प्रिंग को यह इंफॉर्म करना कि वो कौन कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएगा और उन्हें कैसे कैसे इनिशियलाइज करेगा। यानी अपनी बीन डेफिनेशंस स्प्रिंग को ये बताएंगे आप विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्लास, है ना? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल रादर देन क्लास। आप लास्ट लेक्चर याद करके बताइए स्प्रिंग में कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के कितने तरीके हैं? स्प्रिंग में कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के पॉपुलर कितने तरीके हैं? तरीके तो बहुत सारे हैं बट पॉपुलर 3 तरीके हैं। ईदर यू कैन क्रिएट कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग एक्सएमएल, और यू कैन क्रिएट कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग एनोटेशन, और यू कैन क्रिएट कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग जावा। आखिर तक आपका साथ कौन देगा? आखिर तक इस कोर्स के एंड तक आपका साथ दो तरीके देंगे, दो तरीके देंगे, दो तरीके देंगे, एनोटेशंस भी और जावा कॉन्फ़िगरेशन भी।
बस इनिशियल डेज में हम लोग यूज करेंगे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस आगे हम यूज नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आगे जाकर करने वाले हैं स्प्रिंग बूट को यूज, और स्प्रिंग बूट एक्सएमएल सपोर्ट नहीं करता। स्प्रिंग बूट एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। वहां कॉन्फ़िगरेशन करने के दो ही तरीके होंगे, या तो आप यूज करें एनोटेशन, और या आप यूज करें जावा कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो फिलहाल हम लोग यूज करेंगे एक्सएमएल स्टाइल वाला कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम एक एक्सएमएल फाइल बनाएंगे और उसके थ्रू स्प्रिंग को अपनी क्लास के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन, अपनी क्लास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे। ठीक है, ये एक्सएमएल फाइल कहां बनाएंगे? ये एक्सएमएल फाइल आप जनरली रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में बनाएंगे। रिसोर्सेज फोल्डर हमने बना लिया है, अब अपन इसके अंदर जाकर बनाते हैं एक्सएमएल। बट आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शायद पहली बार एक्सएमएल देख रहे होंगे, तो कुछ बातें आपको मैं एक्सएमएल के बारे में क्लैरिफाई कर दूं। एक्सएमएल क्या है, कैसे लिखी जाती है, और हमारे कोड में उसका क्या रोल है। जहां तक फुल फॉर्म की बात है, एक्सएमएल का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म देखकर आपको एक और नाम याद आ रहा होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा आपने, राइट। ये एचटीएमएल है, वो भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। ऐसे एक्सएमएल भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या एक्सएमएल में भी टैग्स होते होंगे? यस, एक्सएमएल के अंदर भी टैग्स होते हैं, बिल्कुल एचटीएमएल की तरह। बट दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। हिंदी में बोले तो मूलभूत डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब क्या बेसिक डिफरेंस है? अगर आपको एचटीएमएल आती हो, आपको एचटीएमएल याद हो, तो क्या एचटीएमएल से आप अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं? है ना। यानी जब एचटीएमएल को पढ़ा जाता है तो कुछ यूआई बनता है। एचटीएमएल में आपने आईएमजी लिखा होगा तो इमेज बन जाएगी, टेबल लिखा होगा तो टेबल बन जाएगी। हम लोग एक्सएमएल से यूआई नहीं बनाते हैं स्प्रिंग में। एक्सएमएल की मदद से हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग को यह बताते हैं कि हमारी क्लास की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स क्या होंगी। यानी एचटीएमएल का जो रोल है कि आपके वेब पेज का यूआई बनाने में हेल्प करना, वो रोल एक्सएमएल का स्प्रिंग में नहीं है। स्प्रिंग में जब आप एक्सएमएल यूज करते हैं तो आप सिर्फ उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा स्टोर करते हैं, जो कंटेनर यूज करता है जब वो आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स का करता है क्रिएशन, या जब वो आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो उसको कुछ डिटेल्स चाहिए, वो डिटेल आप प्रोवाइड करते हैं इनसाइड योर एक्सएमएल फाइल। सो एक्सएमएल हैज गॉट नथिंग टू डू विद यूआई पार्ट। एक्सएमएल का मेन काम होता है डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करना, एक बात। दूसरी बात, जावा सिर्फ एकमात्र लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक्सएमएल को यूज करती है। एक्सएमएल ढेर सारी टेक्नोलॉजीज में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एंड्रॉइड का नाम सुना हो, एंड्रॉइड भी एक्सएमएल को यूज करता है। बट इससे पहले कि मैं एंड्रॉइड या बाकी टेक्नोलॉजीज में आपको एक्सएमएल का ग्लिम्स दूं, छोटा सा डिस्कशन करते हैं एचटीएमएल और एक्सएमएल में क्या फर्क है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, बट एक बार पढ़ लेते हैं। और पहला फर्क दोनों के बीच में यह है कि दोनों का एम ही अलग अलग है। जहां तक एचटीएमएल की बात है, एचटीएमएल यूआई के लिए है, जबकि एक्सएमएल का काम है कोड में डेटा को कैरी करना। एचटीएमएल का काम है यूआई डिजाइन करने में हेल्प करना, डेटा को कैसे डिस्प्ले करना यह बताना। एक्सएमएल डिस्प्ले नहीं करती है, एक्सएमएल सिर्फ डेटा को होल्ड करने का काम करती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ठीक है, सेकंड पॉइंट, क्या एचटीएमएल के अंदर टैग्स प्री डिफाइंड है? फॉर एग्जाम्पल हेड, टाइटल, बॉडी, ये पहले से बने बनाए टैग हैं, या ये टैग आप बनाते हैं? आप क्रिएट करते हैं कि ये बने बनाए हैं? तो आपका जवाब होगा ये पहले से बने हुए हैं, हम सिर्फ इन्हें यूज करते हैं। इसका मतलब ब्राउजर जानता है कि आपने टेबल लिखा है तो क्या करना है, जानता है। वो जानता है आपने आईएमजी लिखा है तो क्या करना है, जानता है। एक्सएमएल में याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सएमएल में हर टेक्नोलॉजी के अपने टैग्स होते हैं। मतलब अगर आप स्प्रिंग में एक्सएमएल पढ़ेंगे, उसके अपने टैग्स होंगे। आप कभी डॉट नेट पढ़ोगे, उसके अपने एक्सएमएल टैग्स होंगे। आप कभी एंड्रॉइड पढ़ोगे, उसके अपने एक्सएमएल टैग होंगे। यानी एक्सएमएल ये फ्रीडम देती है, हर टेक्नोलॉजी अपने तरीके से एक्सएमएल के टैग्स बना सकती है, डिफाइन करवा सकती है। एक्सएमएल के टैग फिक्स नहीं होते हैं। तो जो टैग मैं आपको स्प्रिंग में पढ़ाऊंगा, क्या वो टैग डॉट नेट में चलेंगे? अगर कभी आपने कैरियर में डॉट नेट पढ़ी तो नहीं चलेंगे, राइट। हर टेक्नोलॉजी के एक्सएमएल टैग्स डिफरेंट होते हैं। ओके, अब ये आपके सामने एंड्रॉइड की एक्सएमएल फाइल है। ठीक है, सबसे पहले इस फाइल को देखकर बताइए, एंड्रॉइड नहीं पढ़ रहे अपन, सो डोंट वरी, सिर्फ दो तीन बातें मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले इस फाइल को देखकर बताइए, इसमें कुछ टैग दिख रहा है आपको? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपका जवाब होगा हाँ,
इसके अंदर मेरे को दो दो टैग दिख रहे हैं, है ना। एक आपको ये बटन टैग दिख रहा होगा, एक आपको ये रिलेटिव लेआउट टैग दिख रहा होगा। ये एंड्रॉइड के टैग्स हैं, एंड्रॉइड की एक्सएमएल के टैग्स हैं, है ना। इसी तरह से अगर मैं अगले पेज पे लेकर जाऊं तो ये डॉट नेट, एएसपी डॉट नेट, जो डॉट नेट टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। डॉट नेट के अंदर अगर आपको कोई बैकएंड एप्लीकेशन बनानी है या फुल स्टैक एप्लीकेशन बनानी है तो आप एएसपी डॉट नेट से बनाते हैं, और एएसपी डॉट नेट भी एक्सएमएल को यूज करता है। और एएसपी डॉट नेट में भी आप नोटिस करेंगे तो आपको कुछ एंगुलर ब्रैकेट में नाम दिखेंगे, दे आर नथिंग बट दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज टैग। ऐसे ही अगर आपने जेडब्ल्यू पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो घबराइएगा मत, जेडब्ल्यू की अभी जरूरत नहीं है हमें, पर अगर आपने पढ़ी है तो आपको याद होगा वहां भी एक वेब डॉट एक्सएमएल करके फाइल बनाई जाती थी, याद है जिन्होंने पढ़ी है ना। उसके अंदर आप ये सर्वलेट नाम का टैग लिखा करते थे, सर्वलेट क्लास नाम का टैग लिखते थे। तो आप देख पा रहे होंगे एंड्रॉइड में बटन नाम का टैग है, एएसपी डॉट नेट के अंदर कॉन्फिग नाम के टैग हैं, जबकि सर्वलेट के अंदर सर्वलेट नाम के टैग हैं। मतलब हर टेक्नोलॉजी के अपने इंडिपेंडेंट टैग्स हैं, किसी को किसी के टैग से कोई लेना देना नहीं है। जबकि मैं इन तीनों में किसी में भी एचटीएमएल लिखूंगा तो सेम फॉर्मेट होगा ना, चाहे मैं एंड्रॉइड में एचटीएमएल यूज करूं, चाहे मैं डॉट नेट में एचटीएमएल यूज करूं, चाहे मैं एडवांस जावा में एचटीएमएल यूज करूं, माय सिंटेक्स विल ऑल टुगेदर रिमेन सेम, है ना। तो एक्सएमएल के बारे में याद रखिएगा, एक्सएमएल टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी अपने टैग्स बदल लेती है, हर टेक्नोलॉजी के अलग एक्सएमएल टैग्स होते हैं। ठीक है, अब एक्सएमएल के बारे में सिर्फ चार बातें आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से आप एक्सएमएल सीख जाएंगे, क्योंकि वैसे भी ज्यादा काम हमें इस पे करना नहीं है, पर जितना भी करना है ये चार बातें आपकी हेल्प करेंगी। कंपेयर्ड विद एचटीएमएल पढ़िएगा। रूल नंबर 1, एचटीएमएल ये बोलती है कि मेरे एचटीएमएल की बात कर रहा हूं, एचटीएमएल ये बोलती है कि आप एचटीएमएल पेज की शुरुआत एचटीएमएल नाम के टैग से करते हैं जो रूट एलिमेंट होता है। सही के गलत? सही। ऐसे ही एक्सएमएल बोलती है कि जब आप एक्सएमएल में कोड लिखते हैं आपको एक रूट एलिमेंट लेना होगा। अब वो रूट एलिमेंट क्या होगा, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज अपने अपने तरीके से तय करती हैं। जैसे जरा वापस में अगर पिछली स्लाइड पे जाऊं, ये सर्वलेट की एक्सएमएल है, और सर्वलेट की एक्सएमएल में कैन यू टेल मी रूट टैग का नाम क्या है? नहीं फूल सागर, एक्सएमएल नहीं है। ये जो आपको एक्सएमएल दिख रहा है ना, इसको टैग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रोलॉग, इसको बोलते हैं प्रोलॉग। ओके, सर्वलेट के एक्सएमएल में नहीं ऋषिकेश, सर्वलेट इज नॉट द रूट टैग। सर्वलेट की एक्सएमएल में रूट टैग इज वेब डैश एपीपी, है ना। अब आप मुझे बताइए क्या यही वेब डैश एपीपी आपको डॉट नेट में भी मिल रहा है एज रूट टैग? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, डॉट नेट में तो कॉन्फ़िगरेशन नाम का रूट टैग है। और क्या ये कॉन्फ़िगरेशन या वेब एपी आपको एंड्रॉइड में भी मिल रहा है एज अ रूट टैग? तो आप बोलोगे नहीं, यहां तो रिलेटिव लेआउट रूट टैग है। तो आपने नोटिस करा हर एक्सएमएल का रूट टैग अलग है, पर सब में रूट टैग है। ये सही बोला मैंने, है ना। अब एक और बात, अगर आप एचटीएमएल जानते हो तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एचटीएमएल में आप एचटीएमएल को रूट बनाते हैं, ना बनाए एचटीएमएल को रूट, बिना रूट टैग बनाए पेज लिखें तो क्या एचटीएमएल का पेज रन होता है? बिल्कुल होता है, कभी ट्राई कीजिएगा। ऑल्दो दिस इज रॉन्ग बट स्टिल इट वर्क्स। एक्सएमएल में कोड नहीं चलेगा अगर आप रूट टैग मिस कर जाएंगे तो। एक्सएमएल इस बात को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसे हर हाल में एक रूट एलिमेंट चाहिए जो अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग है। अब आप जिसके लिए एक्सएमएल पढ़ रहे हैं यानी कि स्प्रिंग, स्प्रिंग कहता है मेरे यहां जो रूट टैग होगा उसका नाम बीन्स रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा स्प्रिंग में रूट टैग का? स्प्रिंग में रूट टैग का नाम बीन्स रखते हैं, BEANS, बीन्स। इस नाम का आप रखोगे अपनी स्प्रिंग एप्लीकेशंस में रूट टैग। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो एक्सएमएल को एचटीएमएल से अलग करता है, एक्सएमएल में जितने भी टैग्स होंगे या तो वो सेल्फ क्लोजिंग होंगे और या उनका अलग से क्लोजिंग टैग लगेगा। सेल्फ क्लोजिंग होंगे और या अलग से क्लोजिंग टैग लगेगा, मतलब इमेजिन करिए आपने एक्सएमएल में कोई टैग लिखा, तो या तो आप इस टैग की बॉडी देकर इसको ऐसे करके बंद करेंगे, ये हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, है ना। अगर आप जानते हो तो इस तरीके के टैग को हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग्स, इस तरीके के टैग्स को हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग्स। और या फिर आप अगर एक्सएमएल में कोई टैग लिखेंगे तो आप टैग लिखेंगे, ठीक है, टैग के एट्रीब्यूट्स लिखेंगे और फॉरवर्ड स्लैश करके टैग को बंद करेंगे, यानी इसका अलग से क्लोजिंग नहीं लगेगा, बस फॉरवर्ड स्लैश करके आप टैग को बंद कर देंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन टैग्स। तो कितनी तरह के टैग होते हैं एक्सएमएल में? दो तरह के टैग होते हैं, है ना। अब आपने अगर एचटीएमएल करी है तो मुझे बताइए एचटीएमएल में
हम लोग आईएमजी ऐसे लिखते हैं ना, आईएमजी एसआरसी इक्वल टू हेलो डॉट जी आई एफ एंगुलर ब्रैकेट ऐसे क्लोज होता है। यस कर रहा हूं, चलेगा कि नहीं है एचटीएमएल में? एक्सएमएल में ये एरर है। आप एक्सएमएल में किसी हालत में ऐसा टैग नहीं लिख सकते जिसका या तो सेल्फ क्लोजिंग ना हो या अलग से क्लोजिंग ना हो। एवरी एक्सएमएल टैग ईदर रिक्वायर्स अ क्लोजिंग और रिक्वायर्स सेल्फ क्लोजिंग। इज दिस क्लियर? है ना? ये भी आप जरा चेक करिए। अभी स्प्रिंग में तो आपने एक्सएमएल नहीं लिखी है, लेकिन जहां लिखी है वहां चेक करिए, ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा। सर्वलेट का अपना अलग से क्लोजिंग आपने बना रखा है, वेब एपीपी का भी आप नोटिस करिए अलग से क्लोजिंग बना रखा है। ऐसे ही थोड़ा और पीछे चलिए तो आपको एएसपी डॉट नेट में दिखेगा ये जो एड है ये सेल्फ क्लोजिंग है। इसको कैसे बंद करा गया है? इसको कैसे बंद करा गया है? तो अगर आप पेज में जाकर चेक करें, इसको फॉरवर्ड स्लैश से बंद करा गया है। जबकि सिस्टम डॉट वेब सर्वर कैसे बंद करा गया है? वो कंटेनर टैग की तरह बंद करा गया है। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी आप देख लो, एक्सएमएल के यू रूल हर टेक्नोलॉजी फॉलो करेगी करेगी। टैग भले ही सबके अलग होंगे, नियम कायदे सबके लिए सेम है। ये दो रूल हुए। तीसरा रूल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या एचटीएमएल केस इनसेंसिटिव है? क्या एचटीएमएल केस इनसेंसिटिव है? हाँ। तो एचटीएमएल के अंदर ये आईएमजी भी चलेगा ना? अगर मैं एचटीएमएल में ऐसा आईएमजी लिखूं तो एक्सएमएल में नहीं चलेगा, एक्सएमएल दे देगी एरर। एक्सएमएल हाईली हाईली केस सेंसिटिव है, इसलिए उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा लोअर और अपर का। और अधिकतर टैग आपको एक्सएमएल में लोअर मिलेंगे। क्लियर है? चलो आगे। लास्ट, जितने भी एट्रीब्यूट्स को आप वैल्यू देंगे एक्सएमएल के अंदर, वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर देंगे। जितने भी एट्रीब्यूट्स को आप वैल्यू देंगे वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर देंगे। गॉट इट? ये चार रूल आपको याद रखने हैं। एट्रीब्यूट को वैल्यू देंगे, समझ रहे हैं? एट्रीब्यूट को वैल्यू देंगे मतलब आपने कोई टैग लिखा, यहां पर उस टैग का कोई एट्रीब्यूट लिखा, इक्वल टू लगाया। अब आप इक्वल टू करके ऐसे नहीं लिख सकते अमित, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको अमित पे लगाना पड़ेगा डबल कोट। ये मत सोचिएगा हाँ तो वो तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अमित स्ट्रिंग है। अमित की जगह 100 भी लिख रहे होते, 100 तो इंटीजर है, यस और नो, है ना? लेकिन उस 100 पे भी डबल कोट लगेंगे। तो एक्सएमएल में किसी भी एट्रीब्यूट को कुछ भी दिया जाएगा, दैट हैज टू बी एनक्लोज्ड और रैप्ड अप इनसाइड अ पेयर ऑफ डबल कोट। ये चार रूल क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए, है ना? वेरी गुड। अब आप मिलिए स्प्रिंग की एक्सएमएल से। स्प्रिंग की एक्सएमएल क्या बोलती है? तो स्प्रिंग की एक्सएमएल जो कहती है उसका अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट आपको स्प्रिंग के डॉक्स में मिल जाएगा। यानी स्प्रिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको स्प्रिंग की एक्सएमएल का फॉर्मेट दिखेगा। हालांकि मैं इससे पहले कि आपको लेकर जाऊं वहां, कुछ बातें स्प्रिंग की एक्सएमएल के फॉर्मेट के बारे में बता दूं। सबसे पहले जो स्प्रिंग की एक्सएमएल बनेगी, जो आपकी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, उसमें कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशंस। अभी दिखाता हूं वो डिक्लेरेशंस क्या होते हैं। उसके बाद आपका रूट टैग आता है, और जैसा मैंने कहा इस रूट टैग का नाम होता है बीन्स। और इस बीन्स नाम के रूट टैग के अंदर आपको अपने टैग बनाने हैं, और आपके टैग को आप बीन के नाम से शुरू करेंगे। ये मत सोचेगा बस इतना ही होता है, दो ही बस, एक बीन्स और एक बीन। बहुत कुछ होता है, बहुत सारे टैग्स होते हैं, लेकिन जो मिनिमम टैग आपको लिखने हैं वो दो लिखने हैं। एक बीन्स होगा जो आउटर टैग होगा, पेरेंट टैग होगा, रूट एलिमेंट होगा, और बीन्स का चाइल्ड होगा बीन टैग। ठीक है? अब आपको ये फॉर्मेट याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये रहा वो यूआरएल, जिस यूआरएल पे आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। तो या तो आप इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर ले, या और सिंपल आप यहां आइए और यहां बोलिए स्प्रिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, बस इतना लिखिए। आप पहुंच जाएंगे स्प्रिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको स्प्रिंग का स्कीमा नजर आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके लिए स्प्रिंग का एक्सएमएल का डिफॉल्ट फॉर्मेट। तो जैसा मैंने कहा आप देख पा रहे होंगे ऊपर कुछ डिक्लेरेशंस दिए हुए हैं। रूट टैग का नाम आपको दिख रहा होगा बीन्स के नाम से। इन केस यू आर वंडरिंग सर ये क्या है, एक्सएमएल एनएस, इसको हम लोग बोलते हैं नेम स्पेस। इसको हम लोग बोलते हैं नेम स्पेस। अगर आपको लग रहा है सर इससे क्या होता है, तो ये बताइए। हर एक्सएमएल में, हर टेक्नोलॉजी में, मैंने कहा एक्सएमएल के अलग अलग टैग होते हैं। उन टैग्स के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते होंगे ना? जैसे एंड्रॉइड में बटन नाम का टैग है। अब ऐसे चलते फिरते थोड़ी बटन नाम का टैग हम बना देंगे।
उस बटन टैग के लिए कुछ नियम कायदे होंगे, कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे जो हम लोग को फॉलो करने होते हैं। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जहां पर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेम स्पेस। तो ये लिखकर आप ये इन्फॉर्म कर रहे हैं स्प्रिंग को कि जो टैग्स मैं यूज कर रहा हूं उनके बारे में जो डिक्लेरेशंस हैं, जो डिटेल्स हैं, वो यहां से पुल करनी है। तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग को समझ में आ जाएगा कि ये डिक्लेरेशन उसको इस यूरल से पुल करने हैं। इसके अलावा इसकी और कोई इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंस है वो अंदर वाले कोड की है, जहां लिखा हुआ है बीन डेफिनेशंस हियर। तो इस पूरे को हम टच भी नहीं करते, सिर्फ अंदर वाले कोड को हम लोग करते हैं चेंज। तो अब मैं इस पूरे फॉर्मेट को, डिफॉल्ट स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता हूं, लेकर चलते हैं अपन एसटीएस के अंदर। और जैसा मैंने कहा, हम रिसोर्सेज में अपनी बनाएंगे कॉन्फिग फाइल। सो आई राइट क्लिक ऑन रिसोर्सेज, आई गो टू न्यू, आई सेलेक्ट फाइल, नाम कुछ भी दीजिए, डजंट मैटर, पर एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट एक्सएमएल। मैं नाम दे रहा हूं beanconf.xml। ये मैंने नाम दिया, फिनिश करिए। जो आप स्ट्रक्चर कॉपी करके लाए उसको यहां पर आप कर दीजिए पेस्ट, और कुछ नहीं करना आपको। इनमें से किसी को मत मैनिपुलेट करिएगा, अगर ये गलती से भी चेंज हो गए तो एरर्स आ जाएंगी। आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, आपको यहां अपना कोड लिखना है, बाकी इसको टच भी नहीं करना है। इज दिस क्लियर? चलूं आगे, इतना समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप ले आए एक्सएमएल का स्ट्रक्चर, जैसा कि स्लाइड में भी आपको दिख रहा होगा। और अब वो जो बीन डेफिनेशन वाला कमेंट है, उस कमेंट की जगह पर आपको आपकी बीन डेफिनेशंस लिखनी है। अब मैं एक्चुअल कोड लिखने जा रहा हूं जो स्प्रिंग यूज करने वाला है। तो आप इसे हटाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि स्प्रिंग आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, तो आप जो टैग लिखेंगे उस टैग का नाम आपको देना है बीन। क्या नाम देना है? बीन। ठीक है। इस टैग के साथ ढेर सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, पर जो मिनिमम एट्रीब्यूट आपको देने हैं वो दो देने हैं। एक का नाम होगा क्लास, राइट, एक का नाम होगा क्लास। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्प्रिंग आपके लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसे क्लास का नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। और जब क्लास का नाम बताएंगे तो फुली क्वालिफाइड नेम आएगा। फुली क्वालिफाइड नेम, द वर्ड फुली क्वालिफाइड मींस सिर्फ क्लास का नाम नहीं आएगा, उसके पहले उसके पैकेज का नाम भी आएगा। तो आप जरा बताइए, हम कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से बनवाएंगे? पूरा नाम, पूरा नाम अभिषेक। तो आपका जवाब होगा सर पूरा नाम है इन डॉट एस सी ए लाइव डॉट बीन्स डॉट स्टूडेंट। क्या मैंने सही लिखा है? इन डॉट एस सी ए लाइव डॉट बीन्स डॉट स्टूडेंट, राइट। ये वो क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करवाना है स्प्रिंग से। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा एट्रीब्यूट आपको देना है उसका नाम है आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट में आपको जो नाम ठीक लगे आप असाइन कर दो। मैंने इसको असाइन कर दिया STOBJ1। ठीक है। एवरीवन प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। ये जो आप देख रहे हैं बीन, ये टैग है। ये जो आप देख रहे हैं क्लास, ये बता रहा है स्प्रिंग को कि आप यानी प्रोग्रामर स्प्रिंग को बोल रहा है कि तुम्हें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। और अगर आपको लग रहा है सर ये कौन है, STOBJ1, ये उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का नाम है। ये उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का नाम है। इसका मतलब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आप ये गेस कर सकते हैं कि जब स्प्रिंग इस लाइन को पढ़ेगा तो वो एक्चुअल में कुछ ऐसा कोड जनरेट करेगा। स्टूडेंट STOBJ1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये जावा कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करा जाएगा स्प्रिंग की तरफ से जब स्प्रिंग इस लाइन को पढ़ेगा। सो वेनेवर स्प्रिंग एनकाउंटर्स अ बीन टैग, इट ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू अ फ्रेश ऑब्जेक्ट जो इस पर्टिकुलर कोड के लिए वो बना रहा है। और उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम होगा? वही नाम होगा जो आपने आईडी में दिया है, वही क्लास होगी जो आपने यहां क्लास में मेंशन करी है। इज दिस क्लियर? चलो आगे। नो डाउट्स, यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। क्या स्प्रिंग बूट में भी एक्सएम बिल्कुल नहीं करना होगा फूल सागर? बिल्कुल नहीं करना होगा। स्प्रिंग बूट एक्सएमएल से कोसों दूर है। यस जगमीत, आईडी इज रेफरिंग टू द नेम ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल। आपको याद है लास्ट टू लास्ट लेक्चर का डायग्राम? लेट मी शो दिस। अपन बात कर रहे थे स्प्रिंग कंटेनर की, तो मैंने कहा था स्प्रिंग कंटेनर के अंदर आपके स्प्रिंग बीन्स रहते हैं। ठीक है। लेट मी शो दैट। ये देखिए, ये जो स्प्रिंग बीन का डायग्राम आपको दिख रहा है, गॉट इट?
अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने का एक रेफरेंस होगा, उसका नाम आपने रखा है STOBJ1। क्लियर? गुड। अब आ जाइए वापस अपने मेन कोड पे। लेट मी क्लोज दिस। ठीक है। अब जब ये लाइन चलेगी तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा। अब आप मेरे को बताइए, जावा में जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं? जल्दी, इतना टाइम? सिंगलटन, नल? कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? जावा में जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर के जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ये डिपेंड करता है उनकी डेटा टाइप पे। फिर सुनिएगा। कोई बात नहीं करें, कोई बात नहीं। मैंने कहा जावा में जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर जो आपने इंस्टेंस वेरिएबल लिए हुए हैं उनकी डेटा टाइप के अनुसार डिफॉल्ट वैल्यू डिसाइड होती है ना? हाँ के ना? है ना? तो आपकी स्टूडेंट क्लास के अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल है? दो है। एक इंट है और एक स्ट्रिंग है। क्या इंट की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है? तो आपका जवाब होगा नहीं, इसकी तो जीरो होती है। और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू, इसकी जरूर नल होती है, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। इस एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगी फुल सागर, नल आएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग अलग होती है, नल अलग होता है। हाँ। एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होती है? अगर मैं जावा में ये लाइन लिखूं, स्ट्रिंग str इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर मैं पूछूं जावा से str.length, तो मेरे को जीरो मिलेगा? मिलेगा ना? और अगर इसी जावा को मैंने ये कहा, स्ट्रिंग str इक्वल टू नल, और फिर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str.len, तो क्या मिलेगा? वेरी गुड ऋषिकेश, तो मुझे मिलेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो मुझे जीरो थोड़ी मिल जाएगा। है ना? तो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होती है स्ट्रिंग्स की डिफॉल्ट वैल्यू, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। ठीक है? तो अब आप मुझे बताइए, जब स्प्रिंग आपके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो क्या रोल नंबर में जीरो जाएगा बाय डिफॉल्ट? बिल्कुल। और नेम में नल जाएगा। एज अ डेवलपर मैं नहीं चाहूंगा कि रोल नंबर और नेम जीरो और नल से इनिशियलाइज हो। तो स्प्रिंग कहता है अगर तुम्हें चाहिए, जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें अच्छा लगता हो तो करो, नहीं अच्छा लगता है मत करो। अगर तुमको लगता है कि तुमने जो मेरे से बीन बनवाया है मैं उसको इनिशियलाइज भी कर दूं, इफ यू वांट दैट, तो तुम बीन टैग के अंदर एक और टैग यूज करोगे, जिस टैग का क्या नाम है? जिस टैग का नाम है प्रॉपर्टी टैग। क्या प्रॉपर्टी टैग यूज करना कंपलसरी है? जवाब है नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। नहीं करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा तुम्हारा बीन ऑब्जेक्ट। पर अगर तुमको लगता है कि तुमको इसको इनिशियलाइज करना है तो तुम प्रॉपर्टी टैग यूज करोगे। अगेन ये स्प्रिंग का ही दिया हुआ टैग है। आप देखिए स्लाइड में ध्यान से, प्रॉपर्टी के साथ आपको दो एट्रीब्यूट लगे हुए दिख रहे होंगे। एक का नाम है नेम और एक का नाम है वैल्यू। कैन यू प्रेडिक्ट हु इज नेम एंड हु इज वैल्यू? इतना टाइम, इतना टाइम? जी। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं नेम की। ये जो नेम नाम का एट्रीब्यूट है ना प्रॉपर्टी के अंदर जो आप देते हैं, इस नेम नाम के एट्रीब्यूट में आप अपने इंस्टेंस वेरिएबल का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? इंस्टेंस वेरिएबल का नाम देंगे। तो आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम रोल है क्या? यस, आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम रोल है। तो आप यहां पर एग्जैक्टली सेम नाम देंगे जिस नाम का आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। और इसके बाद आप लेंगे एक और एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड वैल्यू, और वैल्यू में वैल्यू देंगे। याद रहे, क्या आपकी क्लास में रोल इंटीजर है? बोलिए यस और नो। हाँ। लेकिन आप जब यहां से वैल्यू पास करेंगे तो आप डबल कोट्स में ही पास करेंगे। जबरदस्ती है? बिल्कुल जबरदस्ती है। स्प्रिंग की? नहीं, एक्सएमएल की। स्प्रिंग की जबरदस्ती नहीं है, एक्सएमएल का कहना है कि क्योंकि मेरा रूल है हर वैल्यू पे डबल कोट लगेगा, तो तुमको रोल नंबर पे भी डबल कोट लगाना है। अब यहां आपको स्प्रिंग की एक और पावर दिखेगी।
क्या डबल कोट में 25 एक स्ट्रिंग है और आपका जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो इंट है? क्या जावा में स्ट्रिंग इंट में असाइन हो जाता है? नहीं होता। कन्वर्ट करना पड़ता है ना पार्स int यूज करके, है ना? वो कन्वर्जन भी आपके लिए कौन करेगा? वो कन्वर्जन भी आपके लिए करेगी स्प्रिंग टेक्नोलॉजी या स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आपको नहीं करना। स्प्रिंग इतना समझदार है, वो उठाएगा इस 25 को और कन्वर्ट कर देगा आपके रोल नंबर के अनुसार। अब सवाल है सर, ये लाइन से एक्चुअल में डेटा रोल नंबर तक पहुंचेगा कैसे? तो अंदर की बात यह है कि जब जब स्प्रिंग, गौर से सुनिएगा, जब जब स्प्रिंग प्रॉपर्टी टैग देखता है वो आपकी क्लास के अंदर सेटर मेथड्स ढूंढता है। जब जब स्प्रिंग प्रॉपर्टी टैग लगा हुआ देखता है वो आपकी क्लास के अंदर सेटर मेथड्स ढूंढता है। अगला डाउट, सर क्लास में तो दो सेटर है, स्प्रिंग को कैसे पता कौन सा सेटर चलाना है? तो स्प्रिंग देखता है आपने नेम में किसका नाम दिया है। अपन ने किसका नाम दिया है नेम में? रोल का नाम दिया है। आपका यहां पर रोल लिखना ऑटोमेटिकली स्प्रिंग की तरफ से कौन सा मेथड कॉल करवा देगा? ऑटोमेटिकली स्प्रिंग की तरफ से कॉल करवा देगा सेट रोल मेथड। स्प्रिंग अपने आप सेट रोल कॉल कर देगा। इसका मतलब अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करें, इन दो लाइनों का जावा कोड क्या बनता होगा? तो इन दो लाइनों का जावा कोड गौर कीजिए कुछ ऐसा बनता है। स्प्रिंग आपके लिए लिखता है स्टूडेंट stobj1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट stobj1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। क्या इतने में कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। कौन सा वाला? कौन सा वाला? अब आपने तो दिया नहीं है, तो कॉल हुआ होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर आपने दे दिया होगा, आई डोंट नो मैंने दिया है कि नहीं, अगर दिया है तो कॉल हो जाएगा हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। करेक्ट है ना? और अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया होता तो, अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया होता तो ये कोड दे देता एरर। अगर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो एक डिफरेंट तरीके से फिर एक्सएमएल के अंदर आप बीन टैग लिखोगे। ये बीन टैग का जो तरीका आप देख रहे हैं ये तभी चलेगा जब कौन सा कंस्ट्रक्टर मौजूद है? जब या तो डिफॉल्ट मौजूद है या नॉन पैरामीटराइज मौजूद है। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया, ये कोड चेंज करना पड़ेगा। हमें भी पैरामीटर देने होते, हाँ वो आप देते लेकिन एक डिफरेंट तरीके से देते करण। उसके लिए कंस्ट्रक्टर आर्ग नाम का टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग। क्लियर? चले आगे, है ना? तो आज का लेक्चर का जो रूल है आप वो उस पर फोकस करें कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी टैग है तो आपकी क्लास में क्या होना चाहिए। अगर आपकी एक्सएमएल में प्रॉपर्टी टैग है तो आपकी क्लास में सेटर होना चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं तो स्प्रिंग क्या करेगा? नहीं तो स्प्रिंग थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। कोड कंपाइल होगा, रन भी होगा, बट रन टाइम पे एक्सेप्शन आ जाएगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी को देखकर सेटर ढूंढेगा। सेटर आपने गलती से अगर मिस कर दिया, कोड नहीं चलेगा। हुआ क्लियर? ठीक है। इसके बाद क्या करेगा स्प्रिंग? इसके बाद स्प्रिंग कुछ ऐसा करेगा, stobj1 डॉट सेट रोल। ओके, वो सेट रोल कॉल करेगा। क्या स्प्रिंग को स्प्रिंग को दिख रहा है कि सेट रोल का पैरामीटर इंट है? आपने जो सेट रोल अपनी क्लास में बनाया है उसका पैरामीटर इंट है। क्या स्प्रिंग ये जानता है? बिल्कुल जानता है। आपकी क्लास को वो चेक करेगा। तो स्प्रिंग आपके द्वारा भेजे गए इस डबल कोट वाले 25 को ऐसे कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर डॉट पार्स int एंड दिस फॉर्म ऑफ 25। ओके, इसका मतलब एज अ डेवलपर मुझे कोई टेंशन लेनी ही नहीं है कि जो स्ट्रिंग भेज रहा हूं वो इंट में कन्वर्ट कैसे होगा। माई दीज टू XML लाइन्स विल बी कन्वर्टेड टू दीज टू जावा लाइन्स। इतना समझ आया सबको? एवरीवन क्लियर विद दिस? कुछ क्वेश्चन था? बहुत लंबा चौड़ा किसी ने कुछ पूछा था? नो क्वेश्चंस, ऑल गुड? चलूं आगे? नो डाउट्स? वेरी गुड। कैन वी instantiate any object? Yes, you can instantiate any object provided the guidelines are followed. ऋषिकेश थोड़ा सा क्लियर करोगे आप अपना डाउट? एनी से आपका क्या मतलब है? एनी मतलब किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ?
हाँ हाँ, प्रोवाइडेड उसके पास क्या होना चाहिए ऋषिकेश? प्रोवाइडेड उसके पास सेटर होने चाहिए। अगर सेटर्स नहीं है तो फिर ये कोड फेल हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या मैं यहां जावा की किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल स्कैनर का बना सकता हूं, प्रोवाइडेड जावा की उस स्कैनर क्लास के पास भी सेटर होने चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। और नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नहीं है तो तरीका बदलना पड़ेगा। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने करण को कहा था कि अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो फिर मुझे यूज करना पड़ेगा एनी रियल लाइफ एग्जांपल वेयर वी रिक्वायर टू इनिशियलाइज। यस, मान लीजिए मुझे डेट इंजेक्ट करनी है अपने कोड में। whenever my code executes I want to inject some date and I don't want कि मैं डेट का ऑब्जेक्ट खुद बनाऊं। I can create a date bean inside this XML और जब भी कोड रन होगा वो डेट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। क्लियर? चलूं आगे? ओके, तो ये हो गया आपका रोल नंबर इनिशियलाइज। इसके बाद आप अपना अगला प्रॉपर्टी टैग देंगे। उस प्रॉपर्टी में अब आप समझ ही गए होंगे रोल की जगह कौन आ रहा है। रोल की जगह नेम आ रहा है और वैल्यू की जगह कौन आ रहा है। वैल्यू की जगह मान लो मैंने कह दिया दीपक। राइट? तो ये तीन टैग आपके लिए एक ऑब्जेक्ट और दो सेटर कॉल करवा देंगे, है ना। अब हम इस बात को प्रूफ भी करना चाहेंगे कैसा हुआ। और प्रूफ करने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहां पर एक तो बनवा देते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इससे क्या होगा, सॉरी, नॉट फ्रॉम सुपर क्लास, फ्रॉम फील्ड्स। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम ट्रैक कर पाएंगे कि स्प्रिंग ने हमारे ऑब्जेक्ट को कब क्रिएट करा। तो मैं यहां पर एक एस आउट डाल रहा हूं, स्टूडेंट बीन क्रिएटेड, स्टूडेंट बीन क्रिएटेड। आई थिंक ये मैंने बनाया था पहले शायद, है ना, तभी ये एरर दे रहा है क्या ये? यस, ओके। चलो रीडेबिलिटी के लिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं। फाइन। और अब अपन सेटर के अंदर भी एक लाइन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेट रोल कॉल्ड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेट नेम कॉल्ड, सेट नेम कॉल्ड। परफेक्ट। ठीक है, ये आपने अपने क्लास के अंदर सिर्फ ट्रैकिंग की है कि कब कब स्प्रिंग किस किस ऑब्जेक्ट को करता है क्रिएट और कैसे कैसे करता है इनिशियलाइज। ठीक है, अब जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड सारी बातें स्लाइड में मेंशन है। मैं चाहूंगा आप एक बार जरा स्लाइड पे गो थ्रू हो जाएं, तभी आगे की कहानी आपको बेटर समझ में आएगी। क्लियर है? वन बीन टैग पर बीन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब स्टूडेंट के अलावा टीचर नाम का भी अगर मेरे पास एक क्लास या बीन होता तो मेरे को एक और बीन लिखना पड़ता टीचर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। यस, आपको जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं हर एक के लिए आपको एक एक बीन लिखना पड़ेगा। ओके, प्रॉपर्टी वेरिएबल कैन आई इनिशियलाइज नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल एज वेल एज एग्जाम, नो, ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको एरे लिस्ट वगैरह को इनिशियलाइज करना है तो तरीका डिफरेंट है। ओके, पर हम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, एक्सएमएल में हमको ये सब करना ही नहीं है। ये सब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनोटेशंस। बट अगर आपको लग रहा हो सर मान लीजिए मुझे प्रिमिटिव के अलावा कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है या मुझे एरे लिस्ट इनिशियलाइज करनी है, वी हैव डिफरेंट टैग्स फॉर डूइंग दैट। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये सिर्फ प्रिमिटिव्स के लिए है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब एक और डाउट आएगा, अगर ये सिर्फ प्रिमिटिव के लिए है तो स्ट्रिंग कैसे इनिशियलाइज हो रही है? स्ट्रिंग तो जावा में क्लास है। तो गौर करिएगा, स्प्रिंग के लिए स्ट्रिंग प्रिमिटिव है। रिमेंबर दिस, स्प्रिंग करता है चीटिंग। स्प्रिंग के लिए स्ट्रिंग प्रिमिटिव है, स्प्रिंग करता है यहां पर चीटिंग। रिमेंबर दिस। ओके, ये बात आगे भी हम प्रूव करेंगे कई एग्जांपल्स के थ्रू। बट स्प्रिंग याद रखिएगा, स्ट्रिंग क्योंकि बहुत ही कॉमन क्लास है, बिना न्यू के आप उसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो स्प्रिंग उसको टेक्निकली ऑब्जेक्ट तो मानता है और प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव भी मानता है, पर प्रॉपर्टी टैग के साथ आपको स्ट्रिंग इनिशियलाइज करने को वो देता है। ठीक है, आगे की बात पढ़िए। ये रहा बीन टैग के दोनों एट्रीब्यूट के बारे में बात। एक एट्रीब्यूट होगा क्लास, एक एट्रीब्यूट होगा आईडी। इनकेस अगर आपको लग रहा है सर ये दोनों देना जरूरी है, तो एक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों एट्रीब्यूट कंपलसरी हैं? तो जवाब है नहीं, कंपलसरी सिर्फ एक एट्रीब्यूट है। गेस व्हाट? बीन एट्रीब्यूट थोड़ी है, बीन तो टैग है ना। बीन इज नॉट एट्रीब्यूट। बीन टैग का कंपलसरी एट्रीब्यूट क्लास है, तो बिना आईडी के भी बीन बन जाता है। हाँ, बिना आईडी के बीन बन जाता है, फिर स्प्रिंग उसको आईडी अलॉट करता है। और फिर इसकी जरूरत क्या है वो भी छोड़ दीजिए, वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिए, इन केस कोई कहता है क्या मैं आईडी हटा सकता हूं, तो जवाब है हाँ, हटा सकते हैं।
लेकिन अभी नहीं, अभी आईडी हट गई तो आपको दिक्कत जाएगी स्प्रिंग से इस बीन को मांगने में। याद है ना आपको, एज अ डेवलपर आप स्प्रिंग से बीन मांगेंगे? याद है, एज अ डेवलपर आप स्प्रिंग से बीन मांगेंगे। वो रेड वाला डायग्राम याद है? रेड वाले डायग्राम में अंदर स्प्रिंग बीन्स थे और अपन उन स्प्रिंग बीन्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। उसके लिए आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जस्ट गो थ्रू देम। पहला एट्रीब्यूट है क्लास, जिसमें आप फुली क्वालिफाइड क्लास देंगे। दूसरा एट्रीब्यूट है आईडी, जिसको आप अपने मन से कोई भी एक नाम दे देंगे। इसके अलावा बहुत सारे और एट्रीब्यूट हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे एक एट्रीब्यूट और आ रहा है जिसका नाम है स्कोप, एक एट्रीब्यूट और आ रहा है जिसका नाम है नेम। बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, बट वो हम लाइफ साइकिल के दौरान पढ़ेंगे, अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी टैग की। तो प्रॉपर्टी टैग का पर्पस क्या है? प्रॉपर्टी टैग का पर्पस है आपके बीन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू? किसके लिए और किसके थ्रू, दोनों का जवाब दो। किसके लिए? तो जवाब है प्रिमिटिव्स के लिए। किसके थ्रू? तो जवाब है सेटर के थ्रू। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, प्रॉपर्टी टैग के साथ सेटर इंजेक्शन होता है, इसका मतलब बिना कहे सेटर इंजेक्शन हो गया। यस, बिना कहे सेटर इंजेक्शन हो गया। कितनी तरह के डीआई मैकेनिज्म्स हैं? जल्दी, कितनी तरह के डीआई? तीन तरह के डीआई मैकेनिज्म है। एक है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, एक है सेटर इंजेक्शन, एक है फील्ड इंजेक्शन। तो ये जो आपने प्रॉपर्टी टैग यूज करा है, ये सेटर इंजेक्शन है। यस, ये जो आपने प्रॉपर्टी टैग यूज करा है, ये सेटर इंजेक्शन कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेटर मेथड्स कॉल कर रहा है आपके लिए। ठीक है, प्रॉपर्टी के दो एट्रीब्यूट हैं, एक नेम और एक वैल्यू। नेम में आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम आएगा, एग्जैक्टली वैसा जैसा आपने अपनी क्लास में दिया है, और वैल्यू के अंदर वैल्यू आएगी, पर डबल कोट्स के अंदर आएगी। कन्वर्ट करना आपकी टेंशन नहीं है, कन्वर्ट करना स्प्रिंग की टेंशन है। चलें आगे, इतना क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं आपके कोड की लास्ट क्लास, दैट इज मेन क्लास, जहां से पूरी कहानी इनिशिएट या कंट्रोल होगी। ठीक है, अब मेन क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे? तो मेन क्लास के अंदर हमारा जो पहला काम होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम करेंगे, वो होगा हमारे आईओसी कंटेनर को स्टार्ट करना। याद है आपको कितनी तरह के आईओसी कंटेनर होते हैं? दो तरह के होते हैं, है ना? और हम कौन सा यूज करने वाले हैं? हम अभी पहला वाला यूज करने वाले हैं, विच इज बीन फैक्ट्री। सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे और मॉडर्न वाले आईओसी कंटेनर पे आएंगे, विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप ये बताइए, ये जो बीन फैक्ट्री है, ये क्लास है? इतनी बड़ी गड़बड़ ऋषिकेश, ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। राइट, तो इसका ऑब्जेक्ट न्यू से बनेगा? नहीं बनेगा। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का। राइट, और इसकी जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है, उसका नाम क्या है? उसका नाम भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसका नाम है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। क्या नाम है? एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। स्प्रिंग हमें ऑटोमेटिकली ये क्लास बनाकर देता है, जिसका नाम है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। ओके, हालांकि ये क्लास डेप्रीकेट हो गई है स्प्रिंग 5 में और हट चुकी है स्प्रिंग 6 में, ये भी याद है? डेप्रीकेट हो गई है स्प्रिंग 5 में और हट चुकी है स्प्रिंग 6 में। तो इसको आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपने कौन सी जार डाउनलोड की है? जब आपने स्प्रिंग 5 की जार डाउनलोड की है। नो प्रॉब्लम ऋषिकेश, बैकअप के लिए बोल दीजिए आप, यू विल गेट द बैकअप। ठीक है, अगर आपने स्प्रिंग 5 की जार डाउनलोड की है तो ही आप यूज कर पाएंगे एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को, अदरवाइज एक्सएमएल बीन फैक्ट्री आपको नहीं मिलेगी स्प्रिंग 6 ऑनवर्ड्स। अच्छा, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, कंटेनर करता क्या क्या है? कंटेनर आपके लिए बीन ऑब्जेक्ट्स बनाता है, कंटेनर उनको इनिशियलाइज करता है, जरूरत पड़ेगी तो डीआई परफॉर्म करेगा, पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करेगा, सब कुछ आपके लिए करेगा कंटेनर। क्लियर है? ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो अब कहां जाएं? अब चले आप अपने मेन पैकेज में, ऐप। क्लास का नाम क्या रखें? क्लास का नाम मैं रख देता हूं यू स्टूडेंट। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं जनरली आपकी जो बीन क्लास है उसके नाम पे मेन क्लास का नाम रखूंगा। तो मैंने क्लास का नाम रख दिया यू स्टूडेंट। उसके बाद मैंने मेन मेथड का डिक्लेरेशन करा, डिफॉल्ट बॉडी जनरेट कराई इसकी। ठीक है, अब इसके अंदर आकर मैंने कहा बीन फैक्ट्री, बीन फैक्ट्री, राइट, कंटेनर इज इक्वल्स टू
न्यू एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है? क्या हम बीन फैक्ट्री का रेफरेंस बना पाएंगे क्या? बिल्कुल बना पाएंगे। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, रेफरेंस तो बनता है। यस, तो जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है, एक तो यहां क्रॉस को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्रॉस आपको एसटीएस याद दिलाने के लिए बता रहा है कि ये क्लास क्या हो चुकी है, ये क्लास डेप्रीकेट हो चुकी है। इस पे ज्यादा भरोसा मत करिएगा, आने वाले दिनों में ये हट भी जाएगी। हट जाएगी कि हट गई? हट गई। स्प्रिंग 6 से हट गई, है ही नहीं ये। ठीक है। दूसरा, यहां पैरामीटर में एक्सएमएल बीन फैक्ट्री आपसे एक ऑब्जेक्ट लेता है। अच्छा, मतलब एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है। यस, वो पैरामीटराइज्ड है। क्या लेता है वो आपसे पैरामीटर में? वो आपसे पैरामीटर में रिसोर्स का ऑब्जेक्ट लेता है। किसका? रिसोर्स का। अब डाउट आएगा, सर ये कौन है? ये खिलाड़ी तो अभी तक सुना ही नहीं अपन ने। तो इससे पहले कि मैं इसका कोड लिखूं, आपको देता हूं चांस, पढ़िए और मुझे बताइए रिसोर्स कौन है। कौन है? इंटरफेस है। ओके। क्या करता है? क्या करता है? तो जवाब है, कंटेनर की मदद करता है किसी एक्सटर्नल फाइल को पढ़ने में। किसी एक्सटर्नल फाइल को पढ़ने में। तो ये बताइए, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो एक्सएमएल में लिखा है? लिखा है ना? आपके कंटेनर को उस एक्सएमएल से कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, है ना? तो कंटेनर उस एक्सएमएल को पढ़ने के लिए जिस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स ऑब्जेक्ट। यानी योर कंटेनर इज नॉट स्मार्ट कि वो एक्सएमएल का डेटा खुद पढ़ ले। उसे पहले एक्सएमएल लोड करवानी पड़ती है, और एक्सएमएल को लोड करने के लिए वो रिसोर्स पे डिपेंड करता है। तो जब भी हम स्प्रिंग में कोई एक्सटर्नल फाइल की बात करेंगे, कभी इमेज लोड करनी पड़ी, कभी ऑडियो लोड करना पड़ा, कभी वीडियो लोड करना पड़ा, क्या ये सब एक्सटर्नल फाइल हैं? है ना? तो इन तक हमें लेकर जाएगा रिसोर्स। अब रिसोर्स इंटरफेस है तो ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसकी भी बनाई है स्प्रिंग ने कई सारी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस। कौन कौन सी? क्लास पाथ रिसोर्स, आप इसको तब यूज करेंगे जब आप किसी एक्सएमएल फाइल को यूज करना चाहेंगे। देन वी हैव यूआरएल रिसोर्स, अगर इंटरनेट से किसी यूआरएल से आप कोई फाइल उठाना चाहेंगे। बाइट एरे रिसोर्स, अगर आप कोई इमेज फाइल या ऑडियो वीडियो फाइल उठाना चाहेंगे तो आप बाइट एरे रिसोर्स यूज करेंगे। जावा की कोई फाइल से रिलेटेड क्लास उठाना चाहेंगे तो आप इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स यूज करेंगे। तो मेरे लिए इन चारों में बेस्ट कौन है अभी? वेरी गुड, मेरे लिए पहले वाली बेस्ट है। क्योंकि मैंने कहा अगर आपका डेटा या कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्सएमएल है तो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास पाथ रिसोर्स का। ओके। इसका मतलब अब मैं जो कोड लिखूंगा वो कुछ ऐसा होगा, रिसोर्स res इज इक्वल्स टू न्यू, आई से क्लास पाथ रिसोर्स, और बहुत ध्यान से इसको करेंगे आप आर्ग्यूमेंट पास। इसको आपको आपकी एक्सएमएल फाइल की लोकेशन देनी पड़ेगी। आप ये बताइए आपकी एक्सएमएल फाइल कौन से पैकेज के अंदर है? आपकी एक्सएमएल फाइल कौन से पैकेज के अंदर है? तो आपका जवाब होगा सर in.sclive.resources। तो आपको ये पाथ देना पड़ेगा डबल कोट्स में, फॉरवर्ड स्लैश से सेपरेट करके। यहां डॉट नहीं लगेगा, फॉरवर्ड स्लैश लगेगा। तो फॉरवर्ड स्लैश इन, फॉरवर्ड स्लैश sclive, फॉरवर्ड स्लैश रिसोर्सेज, फॉरवर्ड स्लैश आपकी बीन फाइल का नाम। हमारी बीन फाइल का नाम है beanconf.xml। आई ये लाइन आप सबको समझ में क्लियर हुआ? ये लाइन लिखकर क्या हुआ? ये लाइन लिखकर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी मदद से, जिसके थ्रू, जिसके द्वारा एक्सएमएल फाइल मेमोरी में लोड होगी। ठीक है। और वो कब होगी? जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहां पर करेंगे पास। कहां पर पास करेंगे? एक्सएमएल बीन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त ये फाइल चाहिए। इसका मतलब ये दो लाइनें मिलकर क्या इस एक्सएमएल फाइल को मेमोरी में लोड कर देंगी? यस, ये एक्सएमएल फाइल आपकी मेमोरी में लोड हो जाएगी। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि स्प्रिंग से मैं अपना बीन ऑब्जेक्ट मांगू। ठीक है, तभी तो मैं उसका डेटा देख पाऊंगा। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि सारे मेथड स्प्रिंग के लिए बनाए आपने। स्प्रिंग सेटर कॉल करेगा, स्प्रिंग कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, पर डेटा डिस्प्ले आप करवाएंगे। और डेटा डिस्प्ले कराने के लिए गेटर कॉल होंगे, होंगे। और गेटर कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, हाँ चाहिए।
और वो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे या आप रिट्रीव करेंगे? रिट्रीव करेंगे, बनाएंगे नहीं आप। इतना बनाना ही है तो फिर हम स्प्रिंग कर ही क्यों रहे हैं? ओके, कैसे रिट्रीव करेंगे? तो ये जो स्प्रिंग के पास ये जो बीन फैक्ट्री का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, या यूं कह लीजिए रेफरेंस बनाया है, इसके पास एक मेथड है जिस मेथड का नाम है गेट बीन। क्या नाम है? मेथड का नाम है गेट बीन। ओके, मेथड ओवरलोडेड है और इसके 5 वर्जन है जावा के पास। कितने वर्जन है? 5। 5 वर्जन आर देयर ऑफ दिस मेथड हुज नेम इज गेट बीन। ओके, इस गेट बीन का हम पहला वर्जन यूज कर रहे हैं। ये बोलता है तुमको जो भी बीन चाहिए मेरे से, मुझे जरा उसकी आईडी दे दो। तो आप बताइए, हमने जो बीन चाहिए उसकी आईडी क्या थी? वेरी गुड, उसकी आईडी थी stdobj1। तो आप डबल कोट्स के अंदर पास करेंगे stdobj1। क्या ये नाम केस सेंसिटिव होगा? बिल्कुल केस सेंसिटिव होगा। एग्जैक्टली वैसे ही करिएगा जैसे आपने यहां पास करा है। और नहीं करा मैंने, अब देखो मेरे से गलती हो गई है। मैंने नाम वहां क्या लिख दिया है? मैंने लिख दिया है stdobj1। यहां पर नाम क्या है? stobj1। क्या ये कोड एक्सेप्शन देगा? यस, ये थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम होगा नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। जल्दी से चैट विंडो में नाम टाइप करिए, भले ही इनिशियल टाइप कर दीजिए, नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। अगर नाम गलत आ गया तो, है ना, ये बहुत कॉमन एक्सेप्शन है स्प्रिंग फैमिली की। जब भी बीन का नाम गलत देंगे आ जाएगी नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। तो मुझे क्या करेक्ट करना चाहिए? मुझे कहना चाहिए stobj1। ठीक है, अब ये जो गेट बीन है ना, इसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। इसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। तो अब आप बताइए, मैं इसको स्टूडेंट में रिसीव कर पाऊंगा? तो जवाब है हाँ, कर पाऊंगा। जगमीत, क्या करना पड़ेगा? अपन लोगों ने डिस्कस करा था इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैंगो वाला एग्जाम्पल। बिल्कुल ठीक, मुझे कहना पड़ेगा कंटेनर। बिल्कुल सही नितेश, मुझे कहना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कास्ट कर दो इसको। किसमें? तो जवाब है भाई स्टूडेंट में इसको कर दो एक्सप्लिसिट कास्ट। तब कहीं जाकर स्प्रिंग मेरे इस S1 के अंदर रिटर्न करेगा मुझे स्टूडेंट वाला बीन। एक बार मेरे पास ये S1 आ गया तो फिर क्या मैं ये लिख सकता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल नंबर इज प्लस S1 डॉट रोल, सॉरी, गेट रोल। रोल तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि रोल प्राइवेट है। एंड सिमिलरली कैन आई राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम इज इक्वल्स टू S1 डॉट नेम। यस, आप आराम से इन दोनों का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब पेज को मैं रन करता हूं, एप्लीकेशन रन करता हूं। देखिए कैसे स्प्रिंग आपके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कैसे स्प्रिंग आपके लिए सेटर कॉल करेगा, और फिर आपके गेटर पे आपको वैल्यूज लाकर दे देगा। नोटिस करिए, स्टूडेंट बीन क्रिएटेड, ये लाइन क्यों आ रही है? ये लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर कॉल तभी होता है ना जावा में जब ऑब्जेक्ट बनता है। यस, इसका मतलब स्प्रिंग ने सक्सेसफुली स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर आपके दो लाइनें आ रही हैं, सेट रोल कॉल्ड, सेट नेम कॉल्ड। 100% इसका मतलब ये दोनों सेटर भी कॉल हुए हैं। और फिर आप जब डेटा गेट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली इनिशियलाइज बीन मिल भी रहा है। हुआ क्लियर? है ना? अब आप मुझे बताइए, इस पूरे कोड में अपनी क्लास के लिए मैंने कहीं न्यू लिखा? नहीं लिखा। नहीं लिखा ना, ये मत सोचिएगा लिखा। आपने न्यू क्लास पाथ रिसोर्स लिखा, न्यू XML बीन फैक्ट्री लिखा। ठीक है, पहली बात तो ये मेरी क्लासेस नहीं है, ये मुझे कंटेनर स्टार्ट करना पड़ रहा है। और अगर आप लास्ट लेक्चर में थे तो क्या स्प्रिंग बूट में ये भी मेरे लिए स्प्रिंग बूट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो ये मत सोचिएगा आपकी क्लासेस ना सही, आपको स्प्रिंग की क्लासेस के लिए न्यू लिखना पड़ा। न्यू तो लिखना पड़ा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम स्प्रिंग कोर पढ़ रहे हैं और ये स्प्रिंग का सबसे लो पार्ट है। सबसे हाई पार्ट होगा जब आप आगे चलकर ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे स्प्रिंग बूट में, और तब आपको ये सब न्यू व्यू कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। ठीक है, अब ये बताइए जो बीन फैक्ट्री है इसकी जगह हम क्या यूज करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, है ना। अब पहली जरूरी बात जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस में मैं आपके नोटिस में डाल रहा हूं, ये जो बीन फैक्ट्री है ये लेजी लोडिंग करता है।
क्या वर्ड बोला मैंने, कौन सी लोडिंग करता है? लेजी लोडिंग करता है। कुछ लोग इसको लेजी इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं। यस यस ऋषिकेत, बिल्कुल सही है। उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। लेट मी कवर द टॉपिक सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप बीन। फिर मैं आपको बनाऊंगा, बताऊंगा एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा। और हम चाहते हैं एक और ऑब्जेक्ट बनाए तो भी डिफरेंट डेटा आए तो क्या होगा। ID should be unique in all XML file used in project to define bean. Yes, definitely. ID should be unique. Okay. चले आगे। ओके। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो मैंने आपसे कहा ये जो बीन फैक्ट्री कंटेनर है ये लेजी इनिशियलाइजेशन या लेजी लोडिंग करता है। इसका मतलब जब लाइन नंबर 13 रन हुई होगी तो बीन ऑब्जेक्ट बन गए होंगे कि नहीं? नहीं बन गए होंगे। नहीं बन गए होंगे बेटा। लेजी इनिशियलाइजेशन का मतलब है ये तभी बनेंगे जब आप बीन मांगेंगे। क्या मैं बीन लाइन नंबर 14 पे मांग रहा हूं? है ना? तो इस लाइन पे आकर आपका बीन ऑब्जेक्ट बनेगा। कैन वी प्रूव दिस? कैन वी प्रूव दिस? यस वी कैन। आप इन तीनों लाइनों को हटा दीजिए। अगर वाकई में बीन तभी बन जाएगा जब कंटेनर स्टार्ट होगा तो हमें एटलीस्ट ये लाइन दिखनी चाहिए ना, स्टूडेंट बीन क्रिएटेड। क्या बोलते हैं? देखिए और बताइए क्या आउटपुट आ रहा है। कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कंटेनर स्टार्ट नहीं हुआ कि हुआ? हुआ। लेकिन उसने आपका बीन ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि वो कौन सी लोडिंग यूज करता है? वो यूज करता है लेजी लोडिंग। आप कहेंगे गेट बीन तो ऑब्जेक्ट बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ये भी क्लियर? अच्छा, इसका मतलब लाइन नंबर 14 जब चली तब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। प्रूफ है? बिल्कुल है। करके देखो आप। ठीक है, सिर्फ ये लाइन एक बढ़ाओ और अगेन कोड रन करो। यूल सी द डिफरेंस। क्लियर? समझ आया? गॉट इट? ग्रेट। और ऑटोमेटिकली उसने आपके सेटर्स भी कॉल कर दिए हैं। ये भी आपको दिखा होगा, कर दिए हैं ना? आपने तो सिर्फ गेटर हटाए हैं बट इस लाइन पे उसने सारा काम करा है। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड लेजी इनिशियलाइजेशन। वाई सेटर कॉल्ड? क्योंकि आपने डीआई करवाया है ना स्प्रिंग से। वरना आप उसको कैसे कहेंगे ऋषिकेत के सेटर कॉल करो? उसको कैसे पता कि आपको सेटर कॉल करवाना है? कैसे कहोगे आप? इसलिए वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी टैग के कारण सेटर कॉल कर रहा है। मतलब जब कंटेनर पढ़ेगा तो ये पूरा टैग एक ही बार में पढ़ लेगा। यस, जब कंटेनर पढ़ेगा तो ये पूरा टैग एक ही बार में पढ़ लेगा। ऑब्जेक्ट भी बना देगा, इनिशियलाइज भी कर देगा। गॉट इट? अगर आपको लग रहा है नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट लेजी बने, मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट कंटेनर के स्टार्ट होते ही बन जाए, तो कौन सा कंटेनर यूज करिए? तो यूज करिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। है ना? और आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करूं फिर भी मुझे लेजी लोडिंग चाहिए, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मतलब क्या हम कंटेनर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारे कहने के अनुसार वो ऑब्जेक्ट्स बनाए? वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी डिफॉल्ट सेटिंग्स की बात हो रही है। बीन फैक्ट्री बाय डिफॉल्ट लेजी लोडिंग करता है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ईगर लोडिंग करता है। ईगर, EAGER, ईगर लोडिंग। क्लियर? वेरी गुड। तो इतने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर में लेते हैं इससे आगे और बात करेंगे मल्टीपल बीन्स बनाएंगे तो क्या होगा, और गेट बीन के जो इतने सारे ओवरलोडेड मेथड्स हैं उनको कैसे यूज करेंगे। बिल्कुल पीपीटी में शेयर कर दे रहा हूं धीरज। प्रीवियस लेक्चर्स की तो हो गई होंगी ना शेयर? नहीं हुई? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, लॉग आउट मत कीजिएगा। क्या नाम है? स्प्रिंग? हाँ, 20 अगस्त। ओके।
हाँ जी, आपका टेलीग्राम चैनल बन गया है। आपके इसी चैनल पे मैं शेयर कर देता हूं। अभी तक कोई भी स्लाइड शेयर नहीं हुई है आपसे क्या? अभी तक कोई भी स्लाइड शेयर नहीं हुई है क्या? थर्ड तक हो गई है? ओके, ठीक है। तो मैं कर देता हूं बाकी बची हुई 4 और 5 सारी ही कर देता हूं। चलिए, 1 2 3 4 एंड 5। अभी हम स्लाइड नंबर 5 कवर अप कर रहे हैं। अभिषेक, आप ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को। मैं आपको दिखा देता हूं इसको ज्वाइन करने का लिंक। ये है लिंक t.me/SCASP20। मैं पेस्ट कर रहा हूं इसको चैट विंडो में। इसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए आप। चलिए, मिलते हैं फ्राइडे। बाय बाय, टेक केयर।